फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 67वीं यूपीएससी सीडीपीओ ऑडिटर एओ और बिहार के अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिहार सामान्य ज्ञान के अंतर्गत एमसीक्यू सीरीज का ये 5वां वीडियो आज आप लोग के समक्ष लेकर आया हूं। इससे पहले 4 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है और अपलोड किया जा चुका है। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, इनमें जो भी प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमेशा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और ये प्रश्नों का कलेक्शन जो है वो क्राउन और लुसेंट बिहार सामान्य ज्ञान से किया गया है। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मैंने पिछले वीडियो में 4 वीडियो जो डाला है उसमें 135 प्रश्नों तक कर दिया था। उसमें 135 प्रश्न के आगे हम लोग इसमें देखेंगे। तो 136वां प्रश्न है कि चीनी यात्री इत सिंह बिहार की यात्रा पर कब आए थे। चीनी यात्री इत सिंह बिहार की यात्रा पर कब आए थे? तो दोस्तों, आपको बता दें कि 673 ईस्वी पूर्व में चीनी यात्री इत सिंह जो थे वो बिहार आए थे नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए। कब आए थे? 673 ईस्वी पूर्व में आए थे। 137वां प्रश्न है कि चीनी यात्री इत सिंह कितने वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। चीनी यात्री इत सिंह जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे और 10 वर्षों तक उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है चीनी यात्री वेनसांग कितने वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 3 यात्री थे, ठीक है, वेनसांग, फायान और इत सिंह। ये तीनों यात्री बौद्ध धर्म से रिलेटेड शिक्षा ग्रहण करने के लिए ही आए थे, ठीक है। तो चीनी यात्री वेनसांग जो थे वो भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे और नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर उन्होंने 5 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर अपना शिक्षा ग्रहण किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चीनी यात्री वेनसांग कब पाटलिपुत्र आए थे। दोस्तों, ध्यान रखेंगे, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र कब आए थे। कभी भी ये ध्यान नहीं रखना है कि हाँ ये पूछा जा रहा हो कि वे भारत की यात्रा पर कब आए थे, ठीक है। तो चीनी यात्री वेनसांग जो है वो पाटलिपुत्रा की यात्रा पर कब आए थे ये बताना है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 629 ईस्वी पूर्व में वो भारत की यात्रा पर आए थे, ईस्वी पूर्व में, ठीक है। लेकिन अगर बात करेंगे वेनसांग की पाटलिपुत्रा आने की, तो पाटलिपुत्रा उन्होंने 635 ईस्वी पूर्व में आया था। कब आया था? 635 ईस्वी पूर्व में आया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बोध गया के महाबोधि वृक्ष की क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि ये बंगाल का शासक था, ठीक है, बंगाल का शासक था और ये ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था, ठीक है, शैव धर्म को मानने वाला था। और ये शैव धर्म को मानने के कारण क्या है कि इसको बौद्ध धर्म से काफ़ी चिढ़ था और इन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बौद्धि वृक्ष को काफ़ी क्षति पहुंचाया और वो शासक था शशांक। कौन था? शशांक था, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बोध गया में लगा बोधि वृक्ष अपनी पीढ़ी का कौन सा वृक्ष है। अपनी पीढ़ी का डैश वृक्ष है। तो बोधि वृक्ष जो है अपनी पीढ़ी का ये चौथा वृक्ष है, चतुर्थ हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, चतुर्थ इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा और ये प्रश्न आपके बीपीएससी में आया भी है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है पाल वंश के संस्थापक कौन है। काफी आसान प्रश्न है। पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल। कौन है? पाल वंश के संस्थापक गोपाल। नेक्स्ट प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन थे। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे वो धर्मपाल थे। कौन थे? धर्मपाल थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उदंतपुरी विश्वविद्यालय। तो दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो इसकी स्थापना धर्मपाल ने कहाँ किया था? ये भागलपुर में किया था, ठीक है, भागलपुर में। और वहीं पे उदंतपुरी की बात करेंगे तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? बिहार शरीफ में, ठीक है। कहाँ? बिहार शरीफ में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था। किसने किया था? गोपाल ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उदंतपुरी विश्वविद्यालय के कहाँ की गई थी, ठीक है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। यहाँ स्थापना होगा, ठीक है, स्थापना कहाँ की गई थी। तो अभी मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया है। ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? बिहार शरीफ में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो इसे भी हम लोग पिछले भी मतलब प्रश्न में डिस्कस किए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भागलपुर। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की कहाँ हो जाएगा? भागलपुर में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक कौन थे? नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान, मतलब नालंदा महाविहार एक्चुअली क्या था कि राजाओं के द्वारा सहयोग पर ही ये चलता था, तो आर्थिक अनुदान देने वालों में कौन थे ये बताना है आपको। हर्ष थे, धर्मपाल थे, देवपाल थे। तो ये सही जवाब इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी लोग जो है नालंदा विश्वविद्यालय को काफ़ी अनुदान दिए, जिसके कारण उसका प्रशासनिक और जितने भी शैक्षणिक गतिविधियां हैं उससे संचालित होती थी। एक्चुअली क्या है कि ये 148वां प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, इसको 148वां प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न है आपके पास कि किस पाल शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? ठीक है, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाले पाल शासक थे देवपाल। कौन थे? देवपाल थे, जिन्होंने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 49वां प्रश्न है, 149वां प्रश्न है कि किस पाल शासक ने शैलेंद्र वंश के शासक को नालंदा में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति दी? ठीक है, तो बौद्ध मठ बनाने की अनुमति जो नालंदा में दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? देवपाल के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पाल शासक ने नालंदा महाविहार को खर्च के लिए 200 गांव दान में दे दिए? किस पाल शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांव दान में दिए थे? तो वो थे धर्मपाल। कौन थे? वो थे धर्मपाल, जिन्होंने 200 गांव नालंदा महाविहार को दान दे दिए थे उसके खर्च को चलाने के लिए। नेक्स्ट है, पाल शासक ने बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया? ठीक है, पाल शासक ने बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया? तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि महायान, हीनयान, वज्रयान, ठीक है, ये बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं और इनमें से महायान शाखा को सबसे अधिक प्रोत्साहित किया गया पालों के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस काल में कांसे की मूर्तियों का निर्माण की उन्नत शैली का विकास हुआ? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कांसे की मूर्तियां जो है वो सांचे में ढाल के बनाई जाती थी। ठीक है, किस काल में? ये पाल काल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाल काल। ठीक है, पाल काल में कांसे की मूर्तियों का उन्नत शैली का विकास हुआ। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पाल काल में कांसे की मूर्तियों का निर्माण उन्नत शैली का विकास हुआ, जिसके प्रमुख निर्माता कौन थे? ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि पाल काल अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि दो महत्वपूर्ण उसमें कलाकार थे, धीमन और बीठपाल। कौन थे? धीमन और बीठपाल, जिन्होंने पाल कला को काफी सजाया, संजोया और कला को विकसित किया। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ये दो कलाकार कौन थे, निर्माता कौन थे? धीमन और बीठपाल। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाल कालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं बीठपाल कहाँ के निवासी थे? तो पाल कालीन कांस्य मूर्ति निर्माता जो धीमन और बीठपाल थे, जो पाल शासकों के संरक्षण में अपना कार्य करते थे, वो जो थे तो वो कहाँ के रहने वाले थे? तो वो नालंदा के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? नालंदा के रहने वाले थे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाल कालीन कांस्य मूर्तियां सांचे में बनी थी, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मैंने पहले भी बताया कि पाल कालीन जो भी कांस्य की मूर्तियां थी उसको सांचे में ढाला जाता था, और इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है ये बताना है। तो इसका साक्ष्य दोस्तों नालंदा और गया से मिला है, मतलब नालंदा और गया के कुकरीहार से। ठीक है, गया के कुकरीहार से मिला है। तो सांचे कांस्य मूर्तियों का प्रमाण कहाँ से मिला है? नालंदा और गया के कुकरीहार से। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पालकालीन कांस्य मूर्तियों के कलाकार धीमन और बीठपाल किसके समकालीन थे? मतलब इनका जो विकास हुआ था, वो जो कला का विकास हुआ था, ये सांचे की मूर्तियों को ढालना, पाल कला का विकास जो हुआ था वो मुख्य रूप से धीमन और बीठपाल दो कलाकार थे। और ये जो समकालीन थे वो किसके समकालीन थे दोस्तों? ये समकालीन थे धर्मपाल और देवपाल के। किसके समकालीन थे? ये धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे। तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे। नेक्स्ट है कि पालकालीन चित्रकला भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुई है? भित्ति चित्र आप समझते हैं कि दीवार पर बनाया गया चित्र होता है। ठीक है, तो ये भित्ति चित्र का प्रमाण जो है वो नालंदा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? नालंदा से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहसारिक और प्रज्ञा परिमित और पंचरक्ष किस काल से संबंधित है? तो
चित्रित पांडुलिपि जो है अस्त सहकारिक प्रज्ञा परमित और पंतरक्ष ये दोनों पाल काल से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? पाल काल से ही संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पाल शासक अपना आदेश कहां से प्रसारित करते थे? तो ये पिछले प्रश्नों में मैंने डिस्कस किया है कि पाल काल का जो प्रारंभिक जो भी राजधानी थी, या फिर यूं कह सकते हैं कि पाल काल जो प्रारंभिक अपना गतिविधियां चलाते थे वो पाटलिपुत्रा से चलाते थे। तो ऑप्शन इसका ए सही जवाब हो जाएगा। यहीं से अपने सारे आदेश जारी करते थे। ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेवपुत्र ने कहा विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया। सुमात्रा के राजा जो थे बलदेवपुत्र, उन्होंने देवपाल की अनुमति से विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण कराया था। ठीक है, और ये कहाँ कराया था ये आपको बताना है, और ये इन्होंने कराया था कहाँ? नालंदा में करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नालंदा में इन्होंने विद्यार्थियों के लिए क्या करवाया था? छात्रावास का निर्माण करवाया था। ये सुमात्रा के राजा थे बलदेवपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था, मतलब किस जगह को श्रीनगर भुक्ति के नाम से जाना जाता था? तो याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति जो है के नाम से मगध क्षेत्र को जाना जाता था। किस क्षेत्र को जाना जाता था? मगध क्षेत्र को जाना जाता था श्रीनगर भुक्ति के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है मिथिला या तिरहुत कर्नाट वंश का उदय 1097-98 में किस पाल शासक के समय हुआ? मिथिला में, जो अभी वर्तमान मिथिला और तिरहुत का क्षेत्र है, उस समय जो है वो प्राचीन काल में कर्नाट वंश का उदय हुआ था। ठीक है, और जिस समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था वो काल था 1097-98 ईस्वी पूर्व, और उस समय यहाँ के जो शासक थे वो थे रामपाल। कौन थे? वो थे पाल वंश के शासक। कौन थे? वो रामपाल थे। ठीक है, तो रामपाल के समय जो है वो कर्नाट वंश का उदय हुआ तिरहुत क्षेत्र में। ठीक है, मिथिला या तिरहुत में कर्नाट वंश का संस्थापक कौन थे? मतलब कर्नाट वंश को किसने स्थापित किया था? तो याद रखेंगे, ये प्रश्न आपके बीपीएससी में भी आया है। कर्नाट वंश से संबंधित 2-3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो कर्नाट वंश का संस्थापक जो था वो कौन था? नान्यदेव। कौन थे? नान्यदेव। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मिथिला या तिरहुत के कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ये शायद आपको मैं बता दूं कि 64वीं या 65वीं एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो मिथिला या तिरहुत के जो कर्नाट वंश हैं इसके अंतिम शासक कौन है? हरि सिंह है। हरि सिंह, कहीं देखेंगे हरि सिंह देव भी लिख दिया जाता है, हरि सिंह देव, तो इससे घबराना नहीं है। हरि सिंह देव भी होगा तो भी वही होगा, क्योंकि आगे देखेंगे कि सबके सामने जो है आगे जो है वो देव लग जाता है। तो इसका हरि सिंह सही जवाब हो जाएगा। हरि सिंह कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य का शासक कौन था? तो बख्तियार खिलजी, आप लोग को मालूम है कि बख्तियार खिलजी जो है वो बिहार पर आक्रमण किया था। तो उस समय कर्नाट वंश का जो राजा था, जिसको शासक कह सकते हैं, उस कर्नाट वंश का जो शासक था वो नरसिंह देव था। कौन था? नरसिंह देव था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कर्नाट शासकों में कौन सा महान समाज सुधारक था? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये है हरि सिंह देव। कौन है? हरि सिंह देव थे, जो थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ये समाज सुधारक थे और अंतिम शासक भी थे कर्नाट वंश का। नेक्स्ट प्रश्न है किस कर्नाट शासक के शासनकाल में मिथिला क्षेत्र में पंजी प्रबंधन का विकास हुआ? पंजी प्रबंधन का विकास, पंजी प्रबंधन आप लोग समझते हैं, मतलब सभी चीजों का पंजीकरण करना। तो पंजी प्रबंधन का विकास जो है किस कर्नाट शासक के समय शुरू हुआ दोस्तों? तो ये शुरू हुआ था हरि सिंह देव के समय। ठीक है, हरि सिंह देव के समय ही पंजी प्रबंधन का शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है मिथिला के कर्नाट शासक की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो कर्नाट शासक जो थे, मिथिला के कर्नाट शासक, इनकी राजधानी सिमरावगढ़। ठीक है, कहाँ था? सिमरावगढ़ था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सिमरावगढ़ था इनका राजधानी। ठीक है, कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है मिथिला के कर्नाट वंश का अंत कब हुआ? ठीक है, मिथिला के कर्नाट वंश का अंत कब हुआ? तो मिथिला के कर्नाट वंश का अंत जो है वो 1378 ईस्वी में हो गया था। पूर्णतः ये समाप्त हो गया था 1378 ईस्वी में कर्नाट वंश। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी तिरहुत कब आया था? तो तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी जो है वो तिरहुत, मतलब कर्नाट वंश के शासनकाल में ही ये तिरहुत की यात्रा पर आए थे। और ये तिरहुत की यात्रा पर कब आए थे? 1234 ईस्वी पूर्व में। कब आए थे ये? 1234 ईस्वी पूर्व में। तो ऑप्शन इसका भी सही जवाब हो जाएगा। 1234 ईस्वी पूर्व में ये
तिरहुत आए थे धर्मस्वामी, तिब्बती इतिहासकार थे। नेक्स्ट है, बिहार में पंजी प्रबंधन का विकास किस शासन के काल में हुआ था? तो अब जान ही गए, कर्नाटक शासक के काल में हुआ था पंजी प्रबंधन का शुरुआत बिहार में, ऑप्शन सी। और ये कौन किया था? आप लोग जानते ही हैं कौन किया था, हरि सिंह देव, ठीक है, हरि सिंह देव किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट है, तुर्क सेनापति तुगरिल तुमन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा किस विदेशी यात्री के वर्णन से मिलता है? ठीक है, तो तुर्क सेनापति तुगरिल तुमन जो था वो मिथिला के आक्रमण जब किया था तो उस समय जो इतिहासकार थे जिसने इसकी चर्चा की थी वो धर्मस्वामी थे, इतिहासकार जो तिब्बत से आए थे और मुल्ला तकिया थे। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी एवं सी दोनों, धर्मस्वामी और मुल्ला तकिया दोनों ने ये तुर्क सेनापति जो थे तुगरिल तुमन के आक्रमण का चर्चा किया है अपने बुक में। नेक्स्ट प्रश्न है, तुर्क सेनापति तुगरिल तुमन द्वारा मिथिला पर आक्रमण के समय कर्नाटक शासक कौन था? ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपको कि उस समय कर्नाटक शासक कौन था। तो उस समय कर्नाटक शासक थे राम सिंह देव। कौन थे उस समय कर्नाटक शासक? राम सिंह देव थे। तो इस प्रकार से आपने ये पूरे एंशिएंट बिहार के एंशिएंट हिस्ट्री को देख लिया है। और अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमें तो लाइक तो एक बनता ही है, साथ साथ आप अपने दोस्तों के साथ, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या है, जो अपेक्षित वीडियो को जो मिलना चाहिए पॉपुलैरिटी वो नहीं मिल पाता है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ दोस्तों के द्वारा ये पूछा जा रहा था कि क्या जो आपके द्वारा सीरीज चलाया जा रहा है क्या इससे सारे प्रश्न आ जाएंगे? तो दोस्तों मैं ये 90% दावा करता हूँ कि 90% आपके प्रश्न इससे आ ही जाएंगे। अगर 10 प्रश्न पूछते हैं तो 9 प्रश्न इससे आने की पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो का सीरीज है, आप लोग इसे अपना अपेक्षित जो भी मतलब प्यार है डेफिनेट रूप से देंगे और हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। क्या ये सीरीज आगे भी जारी रखा जाए? इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो गया है, अब हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।